अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में होमवर्क तो नहीं दिया था। अच्छा हाँ, उससे पिछली क्लास में था, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, पिछली क्लास में एक होमवर्क था। स्प्रिंग 19 का एक होमवर्क दिया था और आपसे कहा था कि आप ये कर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों। हाँ, ये दो थे जो इस क्लास के लिए छोड़े हुए थे। एक क्वेश्चन ये दिया था, किया शुक्रिया यार। तो फिर रहने देते यार, मैंने तो निशानदे वाली ही कहा था। फिर देना किसी को तो दे दो, किसी और को देनी है तो दे दो, फिर नहीं चाहिए। मैंने निशानदे वाली कहा था। क्लास के अंदर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे ना,
हाँ जी, ऑटम 20 में सप्लायर के डिस्काउंट ऑफर थी 5% पे अगर OQ डबल कर दें तो। अभी एग्जिस्टिंग क्या है? EOQ 6500। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 2, अभी इस वक्त बिजनेस EOQ फॉलो करता है, करंट EOQ है, तो डिस्काउंट ऑफर को EOQ से कंपेयर करके करना है सवाल। अब इसमें जो जो मसले मुझे लगता है हो सकते हैं वो बता देता हूँ। एक तो ये कि एनुअल डिमांड दोनों की डिफरेंट होगी। आपको यहाँ भी प्रोडक्ट से वापस परचेज तक जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट पिज़्ज़ा है, खरीदना क्या है? चीज़। तो एनुअल डिमांड चीज़ की निकलनी है और वो दोनों में डिफरेंट है क्योंकि लॉस डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों में एनुअल डिमांड डिफरेंट आएगी। एनुअल डिमांड की फिगर में कोई एतराज? जिन्होंने भी किया है एनुअल डिमांड, ठीक है जी। ऑर्डर कॉस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर है, ट्रांसपोर्टेशन पर ऑर्डर है और क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये तीनों पर ऑर्डर है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें से कहा हुआ है कि पॉइंट नंबर 3 अदर इंफॉर्मेशन में कि इसमें से 80% जो है वो रेलिवेंट है। ये स्प्रिंग 20 मैंने कल परसों डिस्कस किया था, स्प्रिंग 20, तो उसमें भी ऐसा था कि जो पोर्शन दिया हुआ था उसमें से कुछ पोर्शन इररेलेवेंट था। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1.5 लाख दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें से 80% रेलिवेंट है, तो इसलिए इसको 80% कर लिया। और इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट में भी ऐसा ही है कि वेयर हाउसिंग कॉस्ट में से आधा रेलिवेंट, और डिस्काउंट ऑफर में जाके इन्होंने चेंज हो जाना है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंस्पेक्शन है, 50% बढ़ जाएंगे और रेफ्रिजरेशन कॉस्ट 75% बढ़ जाएंगे। तो एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, इनमें कोई और मुश्किल परेशानी है तो बताएं। ठीक है जी। और ये तो मुझे जो बात लग रही थी रिपीट करने वाली बता दी आपने, और जिस पे पूछना है पूछें। ये है लॉस वाला ना, यही रीजन है। यानी कि अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं होगी जी, लॉस की वजह से फर्क आ रहा है। ये फर्क सिर्फ लॉस की वजह से आ रहा है, वरना एनुअल डिमांड है तो एक ही, लॉस की वजह से क्वांटिटी फर्क हो रही है। अच्छा, इसमें एक और बात अभी मेरे ध्यान में आई, अगर इसमें डिस्काउंट ऑफर ना भी होती, लेकिन शायद ऐसा होता कि पहले भी नहीं, एग्जिस्टिंग और EOQ होता, यानी डिस्काउंट ऑफर ना होती, ये होता कि अभी फिलहाल हम ये किया करते हैं, EOQ पे जाना चाह रहे हैं, परचेज प्राइस सेम ही होती, परचेज प्राइस सेम रहती, लेकिन ये लॉस वाला पॉइंट आ जाता कि अभी हम जितने ऑर्डर किया करते हैं अभी लॉस इतना होता है, अगर EOQ पे चले गए तो ये रास्ते वाला लॉस इतना हो जाया करेगा, तो टोटल परचेज कॉस्ट वाली लाइन रेलिवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड चेंज हो जाती तो परचेजेस डिफरेंट हो जाते। तो यहाँ तो डिस्काउंट की वजह से परचेज कॉस्ट वाली लाइन आ गई, वरना अगर प्राइस सेम भी होती तो एनुअल डिमांड डिफरेंट आने की वजह से वो रेलिवेंट आ जाती। जी जी जी, डबल 420 को 50% निकालिए तो 65,000 से डिवाइड करेंगे तो चलिए 34 आ रहा है। इस तरह से क्या सर वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उनको EOQ से डिवाइड कर दें। वेयर हाउसिंग कॉस्ट को EOQ से डिवाइड कर दें, 68 रुपए को। सर विदाउट अमेंडमेंट ना नहीं, क्वेश्चन तो वही वाले देख रहा हूँ
किस फिगर को आप कह रहे हैं मैं 2 से डिवाइड कर दूं? आपने क्वेश्चन अमेंड करके दिया था ना, हाँ आपने कहा था कि वेयर हाउस की जो कॉस्ट है वो एनुअल जी जी। तो ये उसका बता रहे हैं कि अगर उसको अमेंड ना भी करें तो उससे डिवाइड करें 65,000 से डिवाइड करें वेयर हाउसिंग कॉस्ट टोटल दी हुई है तो ओ क्यू एवरेज इन्वेंट्री सब चेंज हो जाएगी। पर एनम की है ना, हाँ तो पर एनम को टोटल यूनिट से डिवाइड करते हैं किन टोटल यूनिट से? 65,000 क्यों? एनुअल डिमांड दी है ना, एनुअल तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई होकर बनी होती है। वो एनुअल बनी होगी तो डिवाइड किया है ना, तो होल्डिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई हुई होती है। अरे भाई नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने सवाल को गलत कहा था। ये सवाल वही आई के वाला देख रहे हो, तो आई के वाला क्यों देख रहे हो? तो बेटा वो गलत है ना, इसलिए तो मना किया था। जिंदबाजी वो एनुअल डिमांड से नहीं डिवाइड होनी ना, वो तो एवरेज इन्वेंट्री से लिंक होती है। यही उस मासूम इंसान से बोंगी बजी थी। उसने टोटल उस सवाल जो उसने सोच के बनाया होगा वो उसने इसको टोटल एनुअल डिमांड से लिंक कर दिया था, तब जाके सवाल पूरा बनता था। तो इसलिए तो इसलिए ना ये सवाल गलत था, इसलिए बना किया था इसको। ठीक है, ऑटम 20 डन। एक मैंने आपको स्प्रिंग 19 कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। अच्छा, जिसकी बाय द वे क्वेश्चन 4 पार्ट ए पे नजर पड़ गई हो कि ये तो सर ने मैं पढ़ाया नहीं, तो ये आपका सिलेबस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 19 देखते देखते ऐसे ही किसी ने पार्ट ए देख लिया हो, हाँ, तो वो पार्ट ए अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये एमएफए में चला गया हुआ है। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 4 पार्ट ए कर रहा हूं डिस्कस। बी 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 पार्ट बी। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है ईओक्यू कैलकुलेट करना। डिमांड चाहिए इसके लिए, एनुअल डिमांड। तो इसमें एनुअल डिमांड एक मेन मसला था, वो समझाता हूं मैं आपको। ये सवाल करना था तो डिस्कस होना था। चलें ओपनिंग क्लोजिंग बताता हूँ जी। क्या जी, क्या हो गया? क्या कह रहे हो? हाँ भाई बताने लगा। स्प्रिंग 19 बताने लगो। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में कोई एतराज है तो बताएं। ऑर्डर कॉस्ट ये वही पहले भी 3 दफा हो चुका कि टोटल परचेज डिपार्टमेंट
परचेज डिपार्टमेंट का जो वेरिएबल खर्चा होता है वो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट होती है। तो 45 लाख में से 1350 माइनस करेंगे तो बाकी रेलिवेंट पोर्शन बचेगा और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो पर ऑर्डर बन जाएगी। लेकिन ये पिछले साल का वाकया है, अगले साल ये 10% महंगी हो जाएगी। ये बात पॉइंट नंबर 3 का लास्ट बुलेट पॉइंट। होल्डिंग कॉस्ट पिछले साल 80 रुपए थी पर यूनिट पर मंथ, साल की हो जाएगी 12×96 और इसको फिर 10% महंगा कर देंगे। ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। एनुअल डिमांड समझ लें, ट्रेडिंग बिजनेस है, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। फिनिश गुड्स के स्टोर में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, ये है जो स्टोर में इन होना है, रास्ते में होना है 6% लॉस, तो ये एनुअल डिमांड है। जो स्टोर तक पहुंचना है 6% ज़ाया होना है, ट्रांजिट में नुकसान होना है, हमें ये फिगर निकालनी है। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन में मसला, सेल्स दी हुई है पॉइंट नंबर 1 में, एनुअल सेल्स, और बिल्कुल नहीं, पॉइंट नंबर 3 के तीसरे बुलेट पॉइंट में बताया हुआ है कि रास्ते में 6% लॉस हो जाते हैं। ट्रांजिट लॉसेस मतलब वही रास्ते के लॉसेस। किन सवालों में सेल्स को ही एनुअल डिमांड मान लिया था या सेल्स को ही परचेज मान लिया था? जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग है तो नहीं, लेकिन पॉइंट नंबर लास्ट से ये पता चल रहा है कि है ये डिफरेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना बताई हो तो हम सेल को परचेजेस मान रहे थे कुछ सवाल। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो बराबर ही होंगे, इसलिए सेल परचेज बराबर होगी। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है। ये कैसे पता चल रहा है? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ जाएगा तो फिर ओपनिंग के बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर सेल्स परचेज के बराबर भी नहीं है। इस मजबूरी की वजह से अजम्पशन लेनी पड़ी। अगर ये मजबूरी ना होती, अगर ये आखिरी पॉइंट ना लिखा होता तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करते और सेल्स को ही 6% से ग्रॉस करके एनुअल डिमांड निकाल लेते। लेकिन लास्ट पॉइंट की वजह से पता चल रहा है कि क्लोजिंग ओपनिंग से बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर हम सेल को परचेज के बराबर नहीं मान सकते, कोई हल निकालना पड़ेगा। अब एक वाहिद असम्पशन ये बन रही थी, इसलिए फिर अब इस सवाल को समझा के एक नोट भी लिख लेंगे। एवरेज स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑन एन एवरेज किसी भी दिन स्टोर में देखते तो इतना पड़ा होता, अच्छा आखिरी दिन देखते तो भी उतना ही पड़ा होता, तो फिर आखिरी दिन उतना ही पड़ा होता तो फिर वही क्लोजिंग होता। एवरेज इन्वेंट्री को हम इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि अगर एवरेज इन्वेंट्री लेट से 4000 यूनिट्स है तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टोर में कभी भी देखते तो ऑन एन एवरेज हर वक्त 4000 यूनिट्स होते थे, हर वक्त 4000 ही होते थे, तो साल के एंड पे फिर 4000 होते थे, तो इसलिए इसको क्लोजिंग अज्यूम कर लिया। अजम्पशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कंफर्म बराबर नहीं है, ये कंफर्म है कि बराबर नहीं है, और सेल्स से फिर हम परचेजेस का काम नहीं चला सकते। इस मजबूरी से इतना तो पता चल गया कि क्लोजिंग ओपनिंग चाहिए लाजमी। अब जब नहीं निकल सकता तो फिर वाहिद हल ये बचा था कि एवरेज को ही क्लोजिंग के बराबर मान लें। हाँ, एवरेज कैसे निकालें? एवरेज निकाल लेते हैं। पिछले साल की जो लास्ट ईयर का एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, आपको टोटल होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, वो कैसे बनी होगी? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। ये ऐसे बनी होगी, ये भी पता है, ये भी पता है। अच्छा, बेशक वो पर मंथ है तो कोई बात नहीं, ये भी तो पर मंथ ही दी हुई है,
या तो आप दोनों को पर मंथ रहने दें, या दोनों को पर ईयर बना लें, ये तो सेम निकल ही आएगा। यानी अगर आप 80 ही यूज कर लें तो भी ठीक है, 5 लाख है। और अगर आप 80 की बजाय 960 और 6 मिलियन, तो भी यही आंसर आएगा। तो ये बन जाता है कितना, 6250। तो ये पिछले साल का चूंकि डाटा है, तो इसका जो आंसर निकला वो फिर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक निकला, एवरेज स्टॉक निकला, लेकिन अज्यूम हमने किया कि वो क्लोजिंग था। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक मिल गया 6250। ये 6 मिलियन हाँ? 6 मिलियन नहीं, ये पर मंथ है, ये पर मंथ है। तो मैंने कहा आप उसको पर ईयर बना लें, तो ये मैंने पर ईयर बना ली, ये पर ईयर बना ली, ये 6250 ही निकलेगा फिर भी है। सेफ्टी स्टॉक इसमें शामिल होता है कि नहीं होता? होता ही है, शामिल ही होता है। OQ + 2 OQ / 2 प्लस सेफ्टी, हाँ शामिल होता है। नहीं, बताता हूं। सेल्स जो पिछले साल थी, अगले साल उससे 90,000 क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक शामिल होता है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक वो है जो स्टोर में पड़ा हुआ है, तो सेफ्टी स्टॉक स्टोर में नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है। अगर सेफ्टी स्टॉक लेट से 400 यूनिट्स है और स्टोर में पूरे 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो वो 400 और 1000 में है। अगर पानी की टैंक में अभी इतना पानी है और एक निज़ाम ये रखा हुआ है घर का कि पानी के टैंक में अगर इससे कम पानी गया तो खतरा हो जाएगा, तो जब पानी इतना है तो सेफ्टी स्टॉक इसमें शामिल है। तो सेफ्टी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, मतलब ऐड करना है, मतलब उसमें है, इंक्लूडेड है। पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि जो सेफ्टी स्टॉक है उसको अलग रखें, उसको बाकी वाले ग्रो कर जाएंगे। ये मतलब है क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक के मतलब ये नहीं था कि क्लोजिंग सेफ्टी स्टॉक को अलग चीज है, अगले सेंटेंस में उसने उसको कंटिन्यू करना था। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम, के जो क्लोजिंग स्टॉक का सेफ्टी स्टॉक के अलावा वाला बाकी पोर्शन है वो सेल्स के साथ ग्रो करेगा। यानी इस 6250 में से अगर हम 2000 अलहदा और 4250 अलहदा कर लें तो इसने इतना ग्रो करना है और ये 2500 कर देना है। सेफ्टी स्टॉक 2500 हो जाना है ना। तो इस अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये पोर्शन 25% बढ़ाना है और वो 2 से 2500 कर देना है। वैसे शायद गौर ना किया एग्जामिनर ने, वो भी 25% ही रहा है, बढ़ ये भी 25% ही रहा है, लेकिन बस उसने ऐसी डाटा दे दिया था, इस बात का शायद गौर नहीं किया होगा। सर तो उसने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है अगर हम बफर स्टॉक को निकाल दें, तो जब हमने शुरू में 2000 निकाला तो फिर बाद में 2500 भी क्यों ऐड करना है? ये कहाँ लिखा है अगर निकाल दें तो इंक्रीज होता है? हाँ, एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक होती है, इन्वेंटरी वेरी करती है, अगर हम सेफ्टी स्टॉक को निकाल दें एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। नहीं, अगर निकाल दें तो इंक्रीज करेगी। हाँ जी, तो उसकी नौसत है इंक्रीज नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि इनके अलावा जो बाकी है, वो चेंज हो गया। हाँ, तो ये भी चेंज हो रहा है। 2500 लिखा तो है कि वो 2500 हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 के टेबल में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक इसके अलावा 4250 क्लोजिंग स्टॉक में से उसके अलावा बाकी वाले हैं। इस 4250 के बारे में कहा जाएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक ये हैं, ये बढ़ेंगे 25%। अच्छा, अब अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ये थोड़ी होगा, होगा तो ये हाँ जी। सर जो आपने पर डे की बात की है, सर उसमें पर डे की मैंने कौन सी बात की? पर डे, पर मंथ? हर दिन अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे इस क्लास की अगर मैं टेलीविजन मिसाल दी थी कि अगर एवरेज अटेंडेंस पूरे सेशन में 70 स्टूडेंट्स रही पूरे सेशन में, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे सेशन में किसी भी दिन इस क्लास में देखते तो 70 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ये इंटरप्रिटेशन है। तो एवरेज इन्वेंट्री की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर एवरेज इन्वेंट्री लेट से 4000 आ रही है तो इसका मतलब है कि हर वक्त स्टोर में 4000 यूनिट्स मौजूद होते थे। असल में नहीं होते थे, लेकिन बस ये कैलकुलेशन में आसानी के लिए एवरेज का कॉन्सेप्ट निकाला गया है। तो ये अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, कितना निकल आएगा? 7813। अब ये है 6250, ये है 90,000 और ये है 7813। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो स्टोर में कितने आने हैं वो निकलेंगे, सप्लायर से कितने लाने हैं वो 0.94 से ग्रॉस करेंगे तो निकलेंगे। ये होगी एनुअल डिमांड। किस तरह पता चल रहा है? लास्ट पॉइंट से नहीं, एक्सक्लूडिंग वाले से नहीं। एक्सक्लूडिंग वाली बात ब्रैकेट और छोड़ भी दे, ब्रैकेट छोड़ के बाकी पढ़े क्या लिखा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के साथ वेरी करेगा, तो चूंकि सेल्स 25% बढ़ रही हैं तो वो जो पिछला क्लोजिंग था अगला क्लोजिंग उससे बढ़ जाएगा ना। तो इससे पता चल रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं होंगे, तो हमें फिर लाजमी ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए थे, इसलिए ये अजम्पशन लेनी पड़ी। तो अब इसके लिए नोट ये लिख लें कि अगर हमें एनुअल डिमांड निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लाजमी चाहिए, सवाल से पता चल रहा है, यही वाला जो सवाल में हुआ है कि अगर हमें एनुअल डिमांड निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और सवाल से कंफर्म हो रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग अज्यूम कर सकते हैं और हल नहीं है। यही जो सवाल में किया है वही लिख लें, यही जो इस सवाल में किया है वो लिख लें। है जी, नोट्स का नहीं तो भी दिए ना उसने, बांट दी पेज। अच्छा, ये जो लोग कल सुबह वाले पिछली क्लास में जो इस सेक्शन वाले थे उनको ना एक पेज नहीं मिला था, ये वो बांट रहा हूँ बस। ये शाम वाले लोगों को मिल गया था तो वो ना रखना है। हाँ, स्प्रिंग 18 वाला। सर आपको ग्रुप में जो मैसेज किया था आपने सेंड ही नहीं किए, हमने देखने थे जब आप लेक्चर करवा रहे थे। अच्छा जी, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी थी अभी तक, ये तो मैंने अब होमवर्क देना है। सर ये नहीं जो सवाल देगा वो दे रहे हैं सर। यार ये पेजेस की ना एक करप्शन शुरू हो गया है, दोबारा से सुने। आपको पिछले 2-4 दिनों में कुछ पेजेस दिए हैं, वो तसल्ली कर लें किसके पास कौन सा नहीं है वो बता दें। बता रहा हूँ हौसला। एक पेज दिया होगा, सबसे बात कर रहा हूँ, दोनों सेक्शन, दूसरे सेक्शन में से भी मुझे शक्लें नजर आ रही हैं कुछ। शाम वाले में से कौन आया हुआ है? 1 2 3। अच्छा नहीं, आप तो जी सेक्शन के हैं। जो मैंने पेजेस बांटे थे उनमें बता रहा हूँ कौन कौन से पेजेस थे, जिसको ना मिला हो वो भी बता दें, वो दे देगा आपको। एक मैंने पेज बांटा होगा
ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मिक्स और यील्ड वेरिएंस का, ये अपने फॉर्मेट पे बना के दिया था, ये ना मिला हो किसी को? ये इतने सारे कैसे हो गए यार? ये कब बांटे थे हमने? फ्राइडे को भी नहीं आए थे। अच्छा चले, आप अब इस टीए रूम में होते हो ना, बस जिसको जो पेजेस नहीं मिले हुए वो इधर टीए रूम में जाके इनसे पेजेस ले लीजिएगा। कुछ वो कॉपीज पड़ी हुई हैं अगर तो वो ला दो, है कोई पड़े हुए और करानी पड़ेंगे? अभी पड़ी कोई नहीं हुई। चले, जो लोग नहीं थे वो सुन लें ताकि अकॉर्डिंगली वो पेजेस फिर ले लें जाके। एक इन्वेंट्री लेवल्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पेज दिया होगा। ये कुछ खुद ही बनाए हुए सवाल थे जो मैं लेक्चर 75 में कह भी रहा था करने के लिए थे। तो एक साइड पे क्वेश्चन है, एक साइड पे सॉल्यूशन है। एक ये पेज जिनको नहीं मिला था वो ले लेना टीए से, हैं ये पड़े हुए। अच्छा ये हैं अभी कुछ कॉपीज, ये दे दें। और क्या बांटा था? कौन से वाला? और एक ये ऑटम 20 मैंडेट दिया था, वो मिल गया था। ये इन्वेंट्री लेवल्स वाला देख ले, जिनको नहीं मिला वो ले लीजिए। अच्छा ये ना बाद में भी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था, इसलिए मुझे लग रहा है शायद ये बहुत बड़ा मसला है, मैं दोबारा बता देता हूँ। कैसे पता चलेगा सवाल के डाटा में से कि मिनिमम डिमांड कौन सी और मैक्सिमम डिमांड कौन सी? जो ज्यादा नंबर है वो मैक्सिमम है, जिसका कम है वो मिनिमम है। इसी तरह डेज में डिमांड अगर आपको 700 और 300 दी हुई है, दो फिगर्स दी हुई है, मैक्सिमम कौन सी है? 700, मिनिमम 300। अगर आपको एवरेज करने की जरूरत पड़ी, जो कि हाँ सेफ्टी स्टॉक के फार्मूले में करनी पड़ेगी, और एवरेज नहीं दी हुई, तो कैसे करें एवरेज? 700 और 300 का एवरेज कर लें, 1000/2 500। और अगर एवरेज खुद बता दी है तो बस बता दी एवरेज। लास्ट बात ये हुई थी कि अगर आपको कुछ इस तरह की बात मिल जाए, तो मैक्सिमम मिनिमम का फैसला तो ऐसे ही होना है। मैक्सिमम मिनिमम वो यही है, लेकिन जहां हमें एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी तो अब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करके नहीं होगा। अब एवरेज करने के लिए समेशन पी एक्स करना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल है बस। यानी मैक्सिमम डिमांड ही 700 × 0.25 होगी। मैक्सिमम डिमांड 700 है, मिनिमम डिमांड 300 है। जब एवरेज करनी पड़ेगी तो इस तरह एवरेज करनी है। तो अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई वैल्यूज को, तो उसका इस्तेमाल ये है कि एवरेज करते हुए अब ये वाला तरीका हो रहा होगा। ये थी बात आखिर में जब हुई थी। इन्वेंट्री लेवल्स वाले मिल गए सबको? नहीं मिला? फजल
चलो गया है शायद पेजेस और। इसके अलावा ये पेज स्प्रिंग 18 का एक सोल्यूशन खान लिमिटेड के नाम से, ये मिल गया सबको? किधर होते हैं यार, कहाँ सोए होते हैं, क्या मसला है? पहले मुझे तो पूछना था, मैं 2 मिले। स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट अब ला रहा हूं। मैंने शुरू में बताया था और कहा था इस पर दोबारा बात करूंगा। स्टॉक आउट सिचुएशन क्या है कि डिमांड रेज हो और स्टॉक ना हो। जी जी, आपने पार्ट ए दिया था, वो अलग से पूछ लेना यार क्लास के बाद। इन्वेंट्री लेवल्स के फार्मूले हो गए, उनके सादे सादे से प्रैक्टिस के सवाल भी हो गए। मैं इन्वेंट्री लेवल्स के डिसीजन वाले पार्ट में ही हूं। उसमें एक खास तरह का डिसीजन है जो आप सवाल से पहचान लेंगे कि ये चीज टेस्ट होने लगी, ये सवाल से पहचाना जाएगा। ये सवाल आप पहचान लेंगे, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो अगर एग्जाम में सवाल आया तो आपसे पहचाना जाएगा कि ये इस चीज का सवाल है जो पढ़ा रहा हूं। मैंने इस चैप्टर में ये पार्ट बी कह के शुरू किया था कि डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री लेवल, उसी पे ही हूं मैं। ये इन्वेंट्री लेवल्स के डिसीजन पे ही हूं। इससे पहले आरओएल कैसे सीखा है? आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इस टॉपिक के लिए मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं और उसकी एक वजह है लिखने की। आप देखिएगा, अगर वो लिखने का फायदा लगता है तो आप लिख लीजिएगा। ये क्या किया मैंने? इस टॉपिक के लिए आरओएल ऐसे नहीं निकलेगा। ये जो टॉपिक अभी पढ़ाने लगा हूं ना, अभी ये पढ़ाने लगा हूं कि ऑप्टिमम आरओएल लेवल क्या होगा। अब इस फार्मूले को साइड पे कर देंगे आप। ये मकसद है मेरा ये काम करने का कि इस पोर्शन के लिए ये नहीं है। अब हाँ जी, हो सकता है सवाल ऑप्टिमम आरओएल कह के पूछा हो सकता है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक कह के पूछा। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आपको मैं स्टेप्स बताता हूं कि करना क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। मोबाइल फोन नॉर्मली, ये जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं आप लोग, या आम लोग भी जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन कितने का होता है? एवरेज रेंज 20-25 हज़ार।
चलें 25,000 कर लें। अच्छा, फीस लेते हुए डिस्काउंट चाहिए है, फीस लेते हुए डिस्काउंट कि नहीं सर बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, और फ़ोन है 25,000 वाला। चल आलो के इसका हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है। अगर ज़्यादा तो कर लो चेयर, ये रहने दो। अच्छा, वो एक दफ़ा ना एक स्टूडेंट कह रहा था, वो फाइन की बात हो रही थी, हाँ मॉक की फ़ीस की बात हो रही थी। हाँ। नहीं वो और चीज़ वो और चीज़, वो ऐसी बस एक दफ़ा वो क्लास में वो किसी बच्चे ने कहा जी मॉक की फ़ीस क्यों होनी चाहिए, तो उसमें मैं समझा रहा था कि आप फ़ोन आप लोगों ने रखे होते महंगे महंगे, और तो फीस की दफ़ा में मसला हो जाता है पढ़ाई के लिए। तो वो स्टूडेंट ने फिर फ़ोन भी दिखाया, उसके पास फ़ोन भी वो स्मार्टफोन नहीं था। मैंने कहा नहीं सर देखें नहीं है मेरे पास महंगा फ़ोन। तो खैर वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, इसलिए समझ नहीं आया मैंने कहा क्या है, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा। अच्छा 25,000 रुपये मान लेते हैं स्मार्टफोन के। अब स्मार्टफोन ख़रीद लिया तो इसकी फिर केयर के लिए इसके ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं, चाहे स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा लें और जो इसका सिलिकॉन का ऊपर कवर चढ़ा लें। ये किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। और फिर भी टूट तो सकता ही है ना। चलें एक कवर मिलता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर वो कवर चढ़ा लें, ऐसे ही खुद ही बनाई मिसाल, अगर वो कवर चढ़ा लें तो फिर ये आप बेशक चूल्हे में भी रख दें तो फ़ोन को कुछ नहीं होगा, पहाड़ से नीचे गिरा दें कुछ नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त कवर है वो 70,000 का। तो अगर वो 70,000 का कवर लेके इस स्मार्टफोन पे चढ़ा लें उसको, तो सेफ हो गया फ़ोन, सेफ हो गया। तो फिर ये सेफ्टी ठीक है? क्यों नहीं? अच्छा मिसाल जैसी भी हो, सवाल सीरियस है, क्यों नहीं? क्योंकि आउटडेटेड हो जाएगा। नहीं जी, यानी हम जो कॉस्ट बचाने के लिए खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा ही उससे ज्यादा हो गया जिसको हम बचाना चाह रहे थे। अगर 25,000 का मोबाइल है, जाया हो भी गया, टूट गया, खराब हो गया, तो मैक्सिमम नुकसान 25,000 ही है ना। हम जिस चीज से बचने के लिए कुछ सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो हम 25,000 के नुकसान से बचने के लिए 75,000 रुपए खर्च कर देंगे, बेवकूफी है। अगर सिर्फ एक साइड देखेंगे कि सेफ तो हो रहा है ना, सिक्योर तो हो रहा है ना, तो ये अच्छी अक्लमंदी डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो कॉस्ट सेव कर रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी पे लगने वाली कॉस्ट उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है। बिजनेस सेफ्टी स्टॉक क्यों रखता होगा? सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते होंगे? या मैं चले सेफ्टी स्टॉक की जगह एक और बात बोलता हूँ, ROL का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? जब खत्म हो जाए तो मंगवा लें। सर एक लेवल होता है ना, कि लेवल तक आपको पता चले उस टाइम अगर खत्म होने के बाद मंगवाएंगे तो जब तक नहीं पहुंचेगा सामान, नुकसान ही होगा ना, सेल परचेज नहीं होगा। अगर खत्म होने के बाद ही ऑर्डर प्लेस करें तो जब तक सामान पहुंचेगा खाली बैठे रहेंगे, स्टॉक आउट हो जाएगा ना। तो उसमें क्या है, हो जाए हाँ। स्टॉक आउट कॉस्ट की मैंने 2 मिसालें लिखी थी, उनमें से एक ही पे चलो बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन लॉस लिखा था मैंने। कंट्रीब्यूशन लॉस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होती, कस्टमर खरीदने आता और हम बेच देते तो कुछ कमा लेते। अब अगर चीज हमारे पास नहीं पड़ी, कस्टमर भी नहीं आ रहा, तो फिर तो मसला ही नहीं है ना। दुख तब होगा जैसे स्टूडेंट अगर पेपर करने के बाद बाहर निकल के सोचे कि जो 2 सवाल रह गए ये तो मुझे आता था, मैं तो ध्यान ही नहीं किया, टाइम नहीं बचा, तो ज्यादा दुख होता है। तो ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि कस्टमर आया भी था चीजें खरीदने, याद हो ना बिजनेस में ना चल रहा हो, लेकिन कस्टमर आया था चीजें खरीदने और हमारे पास स्टॉक नहीं था, तो अब ये नुकसान है। और नुकसान इन अवे इस तरह से है कि अगर हम चीज बेच पाते
तो लेट से 200 रुपए कमा पाते, नहीं बेच सके तो 200 नहीं कमा सके, इसको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कहते हैं। ये है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट सर अगर सेफ्टी इस तरह होने से प्रोडक्ट के वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास फायदे में, तो फिर तो करनी चाहिए। अच्छा, ये ना मैं ये चाय की चुस्की के लिए ब्रेक ली थी, सवालों के लिए नहीं। अभी मुझे पहले पूरी बात करने दें, पहले मैं ना पूरी बात पहुंचा दूं फिर पूछिएगा। ROL का फार्मूला, अभी मैक्सिमम का अगर मैं वर्ड ना लिखूं तो डिमांड इनटू लीड टाइम। अच्छा, वो ऑनलाइन वाले ने, वो एक मासूम बच्चे ने सवाल ये पूछा था कि आपने तो डिमांड पर डे का फार्मूला लिखवाया था, लीड टाइम डेज में था, तो फलाने सवाल में वो मान किया था। मैंने फार्मूले में डिमांड इनटू लीड टाइम ही कहा था। वो ब्रैकेट वाली बात ना मैंने मैचिंग के लिए बताई थी कि आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि अगर लीड टाइम मंथ में है तो डिमांड भी फिर पर मंथ होनी चाहिए, अगर लीड टाइम डेज में है तो डिमांड भी पर डे। मैंने इस सेंस में वो बात ब्रैकेट में लिखी थी, वरना फार्मूला है डिमांड इनटू लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज लीड टाइम, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का फार्मूला, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला ठीक है। अगर ROL कम होगा, कम, तो सेफ्टी स्टॉक कम ही होगा। ROL माइनस ये है, तो ROL कम होगा तो सेफ्टी स्टॉक भी कम ही होगा। सेफ्टी स्टॉक कम होगा तो एवरेज इन्वेंट्री कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन ROL कम होने से एक रिस्क बढ़ जाएगा कि चीजें पहुंचने से पहले ही अगर खत्म हो गई। ROL का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, रीऑर्डर लेवल तो है इसका, ताके अच्छा, अब ये जो ROL की क्वांटिटी निकली होती है, ये लॉजिकली वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो उन 10 दिनों के अंदर हमने यूज करने हैं। ठीक है, हमने यूज करने हैं। ROL की जो फिगर कैलकुलेट होती है, फार्मूला तो चलो बुजुर्गों ने बना दिया, लेकिन जो उसका आंसर निकला है कॉन्सेप्चुअली, ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हमने लीड टाइम के दौरान यूज करने हैं। अगर ROL कम रखा तो स्टॉक आउट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। स्टॉक आउट हुआ तो हमें कॉस्ट होगी। तो ROL अगर कम करते हैं तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ती है। फायदा ROL क्या कम करने का क्या है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ROL कम करने से बेशक होल्डिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ती है। और अगर ROL को ज्यादा कर लें तो स्टॉक आउट कॉस्ट तो बच जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि बस किसी तरह मोबाइल सेफ हो जाए, तो फिर तो 70,000 भी खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। तो वो जो ROL का फार्मूला था ना, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये वो 70,000 वाला फार्मूला था। आखिरी बात दोबारा, अभी जो मैं मोबाइल की 70,000 और 25,000 की मिसाल दे रहा था, उसी की मैंने रेफरेंस दे दिया। अगर हम 70,000 का कवर खरीद लें तो हम सिर्फ एक पहलू देख रहे होंगे कि मोबाइल सेव हो जाए बस। दूसरा एस्पेक्ट इग्नोर हो रहा होगा कि हम सिक्योरिटी के लिए खर्चा कितना कर रहे हैं। अब मैं आपको ROL के दोनों एस्पेक्ट बता रहा हूं। अगर ROL कम निकला तो सेफ्टी स्टॉक कम, होल्डिंग कॉस्ट कम, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर स्टॉक आउट कॉस्ट बचाने के लिए ROL बढ़ाया तो स्टॉक आउट कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन ये होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो जो ROL का फार्मूला था ना, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट को बचाने के लिए बनाया था।
कि बस किसी तरह स्टॉक आउट बच जाए, लेकिन आज उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या नजर आ गया कि होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो जिस चीज को हम बचाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हैं, क्या पता एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा हो उससे जिससे हम बचाना चाह रहे हैं, 70,000 25,000। इसलिए अब अगर हम थोड़ी अक्लमंदी भी ले आए तो ROL इज नॉट इक्वल टू दिस। फिर हमें ROL के लिए कोई और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। ये है इस टॉपिक, इस हेडिंग का कॉन्टेक्स्ट, कि अब हमने ROL जो बेहतर है वो ढूंढना है स्टॉक आउट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हुए। ये बात समझ आई? अब इसकी अगर कहानी लिखनी है तो लिख लें, फिर मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूं। अच्छा, ये फार्मूले नोट करके क्या करेंगे? अब ये फार्मूले ना नोट करना, ये फार्मूले तो मैंने पुराने वाले फार्मूले लिखे हैं। हाँ जी, आगे बोलना शुरू करूँ? एक मिनट यार, वो पर लिख लें तो मिक्स ना हो जाए चीज़ें। हाँ भाई, बोलूँ आगे? OQ जब डिसाइड करते थे, OQ, तो उसमें भी अगर गौर करें तो यही मसला था कि OQ कम करते थे तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती थी, और OQ ज़्यादा करते थे तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट बेशक कम होती थी लेकिन टोटल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो उसका हल यह निकाला था कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पे टोटल कैलकुलेट किया, और जहाँ कम था
वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ भी मैं ऐसे ही करने लगे, ROL कम करेंगे तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर ROL ज्यादा कर लेंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट बेशक कम हो जाएगी। तो इसमें भी हमें इसी तरह से ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इस पार्ट बी को जब शुरू किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ये डिसाइड हो चुका है। जब हम OQ डिसाइड करते थे तो तब हमने कोई ROL डिमांड पर डे नहीं किए थे ना कंसिडर, तो ये फैसला हो चुका हुआ है। इसलिए हमने ROL कम रखना है या ज़्यादा रखना है, OQ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? OQ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि इस पोर्शन को इग्नोर कर दें। इस डिसीजन के लिए ये पोर्शन इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम ही रहना है, 2 ही रहेगा, ये तिरछी लाइन ही रहेगी, प्लस रहेगा और OQ उतना ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि हर ऑप्शन पे हम लोग टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकाला करेंगे। ये पूरी भी फाइंड कर सकते हैं सवाल में, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये पूरी होल्डिंग कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सवाल में OQ का डाटा शायद ना हो, तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें मेनली ये चीज़ चाहिए। तो इसलिए मैं इसको कह भी ऐसे ही देता हूँ, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर एंड टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट for the year for each option। इसमें भी ऑप्शंस दी होंगी, और कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी? जिसमें ये इन सब का टोटल लोएस्ट होगा। अच्छा, ऑप्शन किस चीज़ की? या तो ये सवाल ROL का होगा या सेफ्टी स्टॉक का होगा। मैं अभी प्रैक्टिस आपको ROL की कराने लगा हूँ। एक बार ROL की बात समझ आ जाए तो फिर उसको सेफ्टी स्टॉक पे भी शिफ्ट कर लूँगा। जो मेहनत यहाँ बता रहा हूँ ना, वो इन दोनों में से किसी के भी नाम लेके पूछी जा सकती है। तो पहले मैं आपको ROL की प्रैक्टिस कराने लगा हूँ। लेकिन OQ डिसाइड करते हुए तो बहरहाल एक फार्मूला भी था बुजुर्गों का बनाया हुआ EOQ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस ही कंपेयर होती हैं। इतना ROL रख लें, कितना रख लें, कितना रख लें। हाँ जी, ऑप्शंस दी होंगी, ना दी होती तो उसका भी हल है। नहीं, क्या चीज़? लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका इससे क्या ताल्लुक है? सर, इस फॉर्मूले से क्या होता है, जो हम लोग इसको ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन दूसरा वो सर हाई होगा। क्या? सर, अगर इसमें स्टॉक आउट जो है ना कम आ जाए सर, स्टॉक आउट कॉस्ट, हाँ, और होल्डिंग तो फिर ज़्यादा ही आएगा। हाँ, तो फिर मतलब जो पहले हम करते थे, पहले सर इस फॉर्मूले में जब हम करते थे जी, होल्डिंग कॉस्ट हमारा ज़्यादा था। नहीं। अच्छा, मैं अभी सवाल ले आऊँ ना सामने, फिर देखिएगा, शायद उसी में मसला हल हो जाए आपका। ये नोटेड? स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर का एक फार्मूला है, वो आपको ना मैं एक टेबल से सिखाता हूँ। उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? होल्डिंग कॉस्ट इनटू सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे, इसके लिए ना एक टेबल बनाना पड़ता है। तो वो मैं आपको एक सवाल के साथ ही सिखाता हूँ। ये नोट कर लिया तो एक सवाल लिखें, नहीं किया तो भी सवाल तो लिखे ही ना।
ये नोटेड? चले सवाल लिखिए जी। डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। डिमांड पर डे है 300 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट हम कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क होता है फिक्स कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट तो बिजनेस की उतनी ही रहनी है, हम यूनिट्स बेच पाए ना बेच पाए, फिक्स कॉस्ट तो वही है। कंट्रीब्यूशन इसलिए लेते हैं कि अगर कोई यूनिट नहीं बेच पाए तो वो हमारे पास था ही नहीं, ना खरीदने का खर्चा लगा, ना जो बेचते तो सेल मिली, तो हमारा नुकसान तो कंट्रीब्यूशन का हुआ। तो इसलिए स्टॉक आउट कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूशन लिया करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 30 रुपए, ₹30। एनुअल डिमांड 108,000, 1,08,000। OQ ये जो कि डिसाइड हो चुका हुआ है 27,000 यूनिट्स, 27,000 यूनिट्स। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। अरे नहीं, लीड टाइम तो बताया नहीं। लीड टाइम में अब दो बातें बताऊंगा, डेज और उनकी प्रोबेबिलिटी। लीड टाइम डेज बताऊंगा और प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। 12 दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। सोलह दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और 18 दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.3 है। डेज दोबारा सुन लें, 12, 16 और 18। प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.3 और 0.3। और मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। इसके लिए एक टेबल सिखा रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी टोटल रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर इफ ROL is 4,500 units. If ROL is 4,500 units. If ROL is 4,500 units. Total stock out cost for the year if ROL is 4,500 units. है जी, होल्डिंग कॉस्ट सर वो होल्डिंग
कॉस्ट के मैंने पूछा था कि वो उसमें ओ क्यू इग्नोर करेंगे, हाँ, फॉर्मूला निकालते हैं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल 4500 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स बताए हैं, 4500, 4500, 4500। ये एक टेबल है, जब स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी पड़ी तो ये टेबल बनाना पड़ेगा। पर डे डिमांड कितनी है? 300 यूनिट्स। लीड टाइम 12 दिन भी लग सकते हैं। अगर 12 दिन लगे तो इन 12 दिनों में टोटल कितनी डिमांड रेज होगी? कैसे? 12 इंटू 300, बिल्कुल ठीक है, 300 इंटू 12। अगर 12 दिन लगे तो उस टोटल टाइम के दौरान टोटल डिमांड 3600 यूनिट्स रेज होगी। और अगर 16 दिन लग गए, 18 दिन लग गए, 54। ऐसा होगा, इस बात के चांसेस 0.4 हैं, ऐसा होगा, इस बात के चांसेस 0.3 हैं, ऐसा होगा, इस बात के चांसेस 0.3 हैं। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कि जो लीड टाइम है उसमें टोटल कितनी डिमांड रेज हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है तो कितने यूनिट्स टोटल कस्टमर खरीदने आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितने किलो मटेरियल इशू करवाने की रिक्वेस्ट आ जाएगी। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम ये होगा, इसके इतने चांस हैं, इसके इतने, इसके इतने। ये डाटा सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, अब इस तीसरे कॉलम में ROL लिखना है। 45। ROL की क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें क्या, उसके पीछे साइंस क्या है कि उतने यूनिट्स रह जाएं तो हम ऑर्डर प्लेस कर दें जितने हम लीड टाइम में काम चला लेंगे। इतने यूनिट्स रहते होंगे तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। उस दौरान कितने यूनिट्स की डिमांड आएगी तो हम डिमांड पूरी कर पाएंगे, स्टॉक आउट होगा। दूसरा सिनेरियो, हमने इतने यूनिट स्टोर में बचा के ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन जब तक ऑर्डर पहुंचेगा उस दौरान 4800 यूनिट्स की डिमांड आ जाएगी। कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? 300। ये स्टॉक आउट हो गया। अब इस दूसरे तीसरे कॉलम को छोड़ के पहला और चौथा देखते हैं। 0.4 चांस है कि स्टॉक आउट नहीं होगा, 0.3 चांस है कि 300 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 0.3 चांस है कि 900 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। अब स्टॉक आउट यूनिट्स की एक एवरेज निकालते हैं। बस ये टेबल इतना ही था। अब इस टेबल के नीचे मैं अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूँ एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, क्योंकि ये तो है ना कि 300 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं। एक इनकी एक सिंगल फिगर तो बनाए। एवरेज स्टॉक आउट कितने हो जाएंगे? 300 इंटू 0.3 प्लस 900 इंटू 0.3, और लिखना है तो 0 इंटू 0.4, 300 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं। एवरेज 360 स्टॉक आउट होगा। अगर हम देखें तो 360। अभी आने लगा इसका जवाब। अगर हम इतने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे तो नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? जो कंट्रीब्यूशन कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। तो टोटल, बल्कि यहाँ चलो लिख ही देता हूँ, स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द, तो हम कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? 360, और हर यूनिट ना बेच पाने पे
नहीं अभी नहीं लिखना आगे। हम जब यूनिट नहीं बेच पाएंगे तो कस्टमर हमारी बेइज्जती करके चला जाएगा। हम साल में कितनी दफ़ा बेइज्जती कराएंगे? ये जो इस वक्त कैलकुलेशन सामने बनाई हुई है, ये सारी कैलकुलेशन एक साइकिल की है, एक ROL की। ये एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करने की कहानी लिखी है सामने, क्योंकि 4500 यूनिट्स ROL है तो ये उसको सामने रख के कैलकुलेट किया गया है। ये एक दफ़ा का सारी मसला है, तो ये हमें एक दफ़ा का मसला बता रहा है। साल में कितनी दफ़ा बेइज्जती होगी? कैसे? जितनी दफ़ा नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होंगे तो इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला करते हैं? या तो दे दिया होता, नहीं दिया तो AD ओवर OQ। 30,000 27,000 पता नहीं 27,000 43। अब इसका फार्मूला क्या बन गया? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर का फार्मूला लिख लें, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बस एक स्टॉक आउट निकालने के लिए वर्किंग की है। ऐसे कोई नाम नहीं चलें सवाल लिखे होमवर्क। अगर हमने इस तरह से समझदारी के साथ ROL डिसाइड करना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं करना है। नहीं करना ना, किया ही नहीं होगा ये फार्मूला। अब इस तरीके से फैसला करने लगे होंगे। मैंने तो आपको चूंकि सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करवानी थी तो मैंने 4500 खुद बताया आपको ना, अदरवाइज ये खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे अगली क्लास में आएगा। अभी इसके लिए ये जो यहाँ पर बात लिखी है, इसके लिए एक होमवर्क सवाल लिखिए। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, होमवर्क। एनुअल डिमांड 180,000, 180 1,80,000। OQ
60,000, 60,000। लीड टाइम 22 दिन, 22 डेज। चल रहा है भी सवाल यार। नहीं, लीड टाइम बस 22 है, लीड टाइम सिर्फ 22 दिन है। होल्डिंग कॉस्ट 35 पर यूनिट पर ईयर, 35 रुपए पर यूनिट पर ईयर। स्टॉक आउट कॉस्ट 25 रुपए पर यूनिट। स्टॉक आउट कॉस्ट है 25 पर यूनिट। रिपीट कर रहा हूं, होल्डिंग कॉस्ट मैंने बताई है 35 पर यूनिट पर ईयर और स्टॉक आउट कॉस्ट बताई है 25 रुपए पर यूनिट। और डिमांड पर डे, इसमें अब दो बातें हैं, यूनिट्स हैं और प्रोबेबिलिटी है। यूनिट्स और प्रोबेबिलिटी। 380 यूनिट्स, 380, इसके चांसेस हैं 0.5। 600 यूनिट्स, 600, इसके चांसेस हैं 0.4। 700 यूनिट्स यानी 700, इसके चांसेस हैं 0.1। आपसे रिक्वायर्ड है which of the following ROL is better? Which of the following ROL is better? Number 1, 11,500 यूनिट्स, 11,500, 11,500। और नंबर 2, 13,000। उर्दू स्कूल वालों के लिए 13,000 रुपए। एक मैंने बताई है और ROL 11,500 और एक बताई है 13,000। अच्छा, अब इसको करना कैसे है? एक बार ऑप्शन 11,500, उसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा, दोनों का ग्रैंड टोटल, और फिर एक बार 13,000 रखेंगे, ये कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है? मिनिमम इन्वेंटरी ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। ठीक है जी, ये आपने करना है सॉल्व। ठीक है, अल्लाह हाफिज।